अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम विज़डम टूथ के बारे में बात करेंगे, जिसके बहुत सारे नाम हैं। विज़डम टूथ, थर्ड मोलर, अकलदार इसको कहा जाता है। और विज़डम टूथ के लिहाज से हमें बहुत सारे पेशेंट्स बहुत सारे सवाल कर रहे होते हैं। तो आज मैं कोशिश करूँगी कि आज की वीडियो में आपके बहुत सारे सवालात का जो है मैं जवाब दे दूँ। सो विज़डम टूथ, थर्ड मोलर या फिर अकलदार हमारे जबड़े का सबसे आखिरी दांत होता है और बहुत सारे केसेस में ये कभी सीधा नहीं आता। वजह यह है कि हमारे जबड़े का साइज़ एवोल्यूशन के साथ साथ छोटा होता जा रहा है और विज़डम टूथ के लिए जगह नहीं है कि वो प्रॉपर्ली इरप्ट हो जाए। नॉर्मली जो एज है जिसमें विज़डम टूथ नॉर्मली इरप्ट करता है वो है 17 टू 21 ईयर्स, यानी कि 17 साल से लेके 21 साल की उम्र में अगर आपके विज़डम टूथ के पास प्रॉपर स्पेस है तो वो आपके दूसरे दांतों की तरह आपके जबड़े में इरप्ट हो जाएगा। टोटल 4 विज़डम टूथ होते हैं हमारे मुंह के अंदर, 2 ऊपर और 2 नीचे। विज़डम टूथ अगर तो इम्पैक्टेड है, इम्पैक्टेड का मतलब क्या है कि वो आपकी हड्डी के अंदर, आपके मसूड़े के अंदर फंस गया है, आधा निकला हुआ है, आधा नहीं निकला हुआ है या कम्प्लीटली ही नहीं निकला हुआ, तो ये इसको कहते हैं इम्पैक्शन। और इम्पैक्शन की रिमूवल जो है, यानी कि इम्पैक्शन को निकाल देना ही सबसे बेहतरीन हल होता है। क्यों इम्पैक्शंस का रिमूवल हम सजेस्ट करते हैं? इसलिए क्योंकि जो आपका अकलदार है अगर वो इम्पैक्टेड है तो वो आपके लिए मुसलसल गम का इन्फेक्शन कर सकता है, उसमें खाना फंस सकता है और वो आपके जो नेक्स्ट आपके हेल्दी दांत हैं उनकी रूट्स को और क्राउन के कुछ हिस्से को कॉन्टिन्यूस पुश करने की वजह से उसको ख़राब कर देता है। और बहुत इम्पॉर्टेंट आपके मोलर्स जो हैं, जो सेकंड मोलर्स हैं आपके मुंह के अंदर, वो उससे इफ़ेक्ट हो जाते हैं और बाज़ औक़ात इतने इफ़ेक्ट हो जाते हैं कि वो बचाने के काबिल भी नहीं रहते। तो एक ऐसे दांत जो विज़डम टूथ्स हैं हमारे, जो खाने पीने में भी इस्तेमाल नहीं होते, जो बाइट में भी प्रॉपर नहीं आते और वो इम्पैक्टेड हैं, तो उनको मुंह में वैसे ही रख लेने से और कॉन्टिन्यूस तकलीफ़ बर्दाश्त कर लेने से कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है आपके लिए। हम बहुत सारे पेशेंट्स को एग्ज़ामिन करके रिकमेंड करते हैं विज़डम टूथ की सर्जरी या एक्सट्रैक्शन, लेकिन बहुत से मरीज़ एक्सट्रैक्शन से डरते हैं और वो अवॉइड करते हैं कि उनको इस एक्सट्रैक्शन की तरफ जाना पड़े। वजह यह है कि जब उनको बताया जाता है कि एक सर्जिकल प्रोसीजर होगा तो वो घबरा जाते हैं। आपको बताना ये है कि विज़डम टूथ की सर्जरी कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं है। दिस इज़ जस्ट द रूटीन हमारा डेंटल प्रोसीजर। हाँ, इसके लिए जो एहतियात है, जो कि मैं अपने पेशेंट के ट्रीटमेंट प्लान करते हुए मद्देनज़र रखती हूँ, वो ये कि हमारे पास बड़ा एक्सरे होना चाहिए जिसको या ओपीजी, कुछ केसेस में सीबीसीटी, जिससे हम असेस करते हैं कि आपका जो इम्पैक्शन है, जो आपका अकलदाड़ है, वो किस लेवल पर पड़ा हुआ है, वो कितना डीप है और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि वो आपकी जो नर्व है उससे कितना करीब पड़ा हुआ है। हमने उसको डिफरेंट एंगल से असेस करना होता है। और जो मैं अपने मरीज़ों के लिए डिसाइड करती हूँ या मैं जो चाहती हूँ कि उनका जो विज़डम टूथ है वो हमेशा मेरी टीम के ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन एक्सट्रैक्ट करें, क्योंकि मैंने खुद जो अपने चारों के चारों विज़डम्स निकलवाए हुए हैं वो ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन के हाथ से ही निकलवाए हुए हैं। तो मैं अपने पेशेंट्स के लिए भी यही चूज़ करती हूँ कि रादर देन एक जर्नल डेंटिस्ट जो है एक्सट्रैक्शन करे, कॉम्प्लिकेटेड एक्सट्रैक्शन ओएमएफएस सर्जन ही करे। बहुत सारे लोग मेरी इस बात से शायद इख्तलाफ भी रखते हो, बट ये मेरी राय है कि विज़डम टूथ की जो कॉम्प्लिकेटेड एक्सट्रैक्शंस हैं वो ओएमएफएस सर्जन से ही करानी चाहिए। विज़डम टूथ की एक्सट्रैक्शन के दौरान होता क्या है? जब हमने प्लान कर लिया कि आपके लिए विज़डम टूथ को हमने रिमूव करना है, जब आप हमारे पास आते हैं क्लिनिक में, सबसे पहले आपके लिए प्रिपरेशन की जाती है, फिर आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, यानी कि इंजेक्शन लगाए जाते हैं जिससे आपका एरिया जहाँ पे हमने एक्सट्रैक्शन करनी है वो सुन हो जाता है। फिर हमने जो है गम को हटाना होता है, इंसाइज करना होता है, उसको एक्सपोज करना होता है और अगर आपका दांत जो है वो हड्डी के अंदर धंसा हुआ है तो फिर हल्का सा बोन को रिमूव करके उस दांत को कुछ हिस्सों में स्प्लिट करके निकाल दिया जाता है। और कोशिश होती है कि जितना ज़्यादा एट्रोमेटिकली इसको निकाला जाए उतना बेहतर होता है और उतनी अच्छी हीलिंग होती है। उसके बाद एक्सट्रैक्शन के बाद एरिया को अच्छा सा क्लीन करके उसको सूचर कर दिया जाता है, टांके लगा दिए जाते हैं
और पेशेंट को प्रॉपर पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। उसको कहा जाता है कि 24 घंटे तक उसने थूकना नहीं है, उसने स्ट्रॉ का इस्तेमाल नहीं करना, उसने सिगरेट नहीं पीना, क्योंकि क्लॉट जो है डिसलॉज होने का ख़तरा होता है उसमें, और फिर उसके पोस्ट ऑप इन्फेक्शन के बहुत चांसेस होते हैं। इसके अलावा मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा एक्सट्रैक्शन, और वो भी विजडम टूथ की एक्सट्रैक्शन के बाद 2 से 3 दिन तक हल्की ठंडी नरम ग़िज़ा खाने का सजेस्ट करती हूँ। इसके अलावा जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको ये बताना कि डाउन टाइम कितना है इसका। बहुत सारे मरीज़ कहते हैं कि कितना टाइम लगेगा हमें रिकवर होने में। 2 to 3 डेज़ के बाद जो स्वेलिंग होती है एक्सट्रैक्शन के बाद, वो सब्सिडाइज होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है, माउथ ओपनिंग बेहतर होना शुरू हो जाती है, पेन वगैरह और इन्फ्लेमेशन के जो साइंस हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं, और पेशेंट काफ़ी हद तक अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ की तरफ रिवर्ट बैक कर जाता है। और बहुत से पेशेंट्स ऐसे हैं कि जिस दिन उनकी एक दिन सर्जरी की जाती है, वो नेक्स्ट डे ही अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन कर रहे होते हैं, उनको कोई इशू नहीं होता। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी सर्जरी कितनी एट्रोमैटिकली की गई है। आई होप कि आज की इस वीडियो के बाद आपके बहुत सारे सवालात जो विजडम टूथ के हवाले से थे, वो उनका जवाब आपको मिल गया होगा। और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि विजडम टूथ या जो अकल दाढ़ है, इसका कोई ताल्लुक़ हमारी अकल से, हमारी इंटेलिजेंस से नहीं है। अगर आपका विजडम टूथ आपको पेन और इन्फेक्शन दे रहा है, तो उसको अपने पास रखना, इसमें कोई विजडम नहीं है। सो आई वुड रिकमेंड कि अगर आपके डेंटिस्ट ने आपको कहा है कि विजडम टूथ को रिमूव करा लें, गिव इट अ थॉट और इसको रिमूव करा दें इससे पहले कि ये आपके इर्द गिर्द के दूसरे हेल्दी दांतों को ख़राब करें। इसके लिहाज से अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें मेंशन करके पूछ सकते हैं, या दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। वन लास्ट रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक और डेंटल टॉपिक के साथ। थैंक यू।